हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मधुकर और मैं आ चुका हूँ दूसरे चैप्टर के साथ जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे पूर्वज कहाँ, कब, कैसे और क्यों, इस चीज़ के बारे में, कि क्या खाते थे वो, कैसे घूमते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो लोग हंटिंग गैदरिंग से लेकर के फूड उगाने तक के प्रोसेस में कैसे चले। इस प्रोसेस को, इस जर्नी को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 70,000 साल पहले इंसान में कॉग्निटिव एबिलिटी आई। कॉग्निटिव एबिलिटी माने सोचने समझने की क्षमता। तो अब हम ये जानेंगे कि हंटिंग गैदरिंग से वो लोग कैसे पहुंचे फूड उगाने की होड़ में। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। पहला कहानी है तुषार का। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है अपनी कजिन के वेडिंग पे। किससे? ट्रेन से। ट्रेन से जाते वक्त विंडो से मुंह बाहर निकालने के दौरान उसके चाचा उसके पीठ पर टैप करते और उसको बोलते हैं कि तुमको पता है, आज से 150 साल पहले ट्रेन का इन्वेंशन हुआ था और ट्रेन चलाई गई थी भारत में 1850 के आसपास। उससे 10 साल के बाद बसेस का इन्वेंशन हुआ। तो तुषार पूछता है कि तो हमारे पूर्वज कैसे चला करते होंगे, कैसे इतना दूर जाया करते होंगे, क्या वो लोग एक ही जगह पे रह करके अपना जिंदगी बिता दिए? तो नहीं, इस बारे में अब लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। वेयर वाई वेर दे ऑन टू मूव, तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो हमारे पूर्वज थे सो कॉल्ड, वो लोग को ज़रूरत क्या थी मूव करने की। अभी जैसे हम मूव करते हैं अच्छी जगह देख करके, अच्छी चीज़ों को देख करके, हम चाहते हैं कि हम जाएं, देखें, दुनिया पहचाने, पर उनको क्या ज़रूरत थी? उनको तो मालूम ही नहीं था कि दुनिया में कुछ एग्जिस्ट भी करता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि हमें अवशेष पाए गए हैं अलग अलग जगहों पे, तो ये ज़रूरी है, बात है कि वो लोग घूमे हैं इधर उधर, ठीक है। अर्थ पे, हमारे सब कॉन्टिनेंट पे 20 लाख साल पहले से ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। उन लोग को अभी हम लोग हंटर गैदरर्स करके पुकारते हैं। हंटर गैदरर माने वो जो हंट करते हैं फूड के सर्च में, मतलब खाना उनको तो खाना है ना, तो या तो वो हंट करके खाएंगे या फिर गैदर करके खाएंगे। हंटर इसलिए क्योंकि वो लोग जंगली जानवर, फिश, बर्ड्स, इन सबको पकड़ करके खाते थे, और गैदरर्स इसलिए क्योंकि वो लोग फल, फ्रूट, रूट्स ये सब खा करके जीवित रहते थे। हंटर गैदरर्स मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हंटर गैदरर्स जो थे वो लोग जगह टू जगह घूमते थे। उसकी कई सारे कारण है। पहला कारण ये है कि वो लोग अगर एक जगह पर एक समय पर रहते हैं तो वो लोग सारा खाना खा जाएंगे, सारा रिसोर्सेस खत्म कर देंगे, तो फिर उनके पास बचेगा क्या खाने के लिए, है कि नहीं। अभी जैसे क्या होता है कि अब मान लो कि एक ही जगह पे आप बैठे हुए, घर में बैठे हुए, उसमें आपको कुछ खाना ला करके दे दिया है, तो वो खाना कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। यू विल हैव टू गो आउटसाइड फाइंड सम फूड। ये तो लॉजिकल है। इसलिए पहला रीजन ये है कि उनको बाहर जा करके खाना ढूंढना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके घर का खाना खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाता होगा, इसीलिए वो जाते होंगे। दूसरा है कि जो जानवर है, जंगली जानवर, वो भी प्लेस टू प्लेस घूमते हैं इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, छोटे मोटे जानवरों के लिए या फिर घास फूस के लिए। तो इसलिए क्योंकि वो लोग उनको हंट करके खाते थे, हमारे अर्ली मैन लोग, तो उनको घूमना जरूरी है, उनके पीछे जाना जरूरी है, ये ढूंढना जरूरी है कि उनके एनिमल्स, उनके शिकार कहाँ पे हैं, उनके पीछे पीछे, इसलिए वो लोग जाते थे, इसलिए उनका मूव करना जरूरी था। तीसरा रीजन ये है कि पेड़ पौधे ये सब जो है फ्रूट्स उगाते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग सीजन्स में उगते हैं। इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट ये है, अर्लीस्ट पीपल के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो लोग उस जगह पे जाए जहाँ पे सीजनल फ्रूट उगे हुए हैं, सीजनल ट्रीज हैं, इसलिए वो लोग मूव करते हैं, ठीक है। अब चौथा रीजन ये है कि प्लांट्स और एनिमल को, दोनों को ही पानी का आवश्यकता है। और कई जगह तो ऐसे पानी पेरेनियल होता है कि सालों भर रहता है, पर कई जगह ऐसे है कि सीजनल पानी भी आता है। विंटर और समर के टाइम पे ड्राई सीजन चल रहा होता है, जिसकी वजह से पानी नहीं रहता है। इसीलिए जो हंटर गैदरर्स थे वो लोग मूव करते थे इन सर्च ऑफ पानी, ठीक है। ड्राइंग बना देता हूँ कमाल का, ठीक है, ऐसा कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम लोग कैसे जानता है इस लोगों के बारे में। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used, and it is likely that people made and used tools of stones, wood, and bone, or which stone tools have survived where. अब ये जानना जरूरी है कि आर्कियोलॉजिस्ट इतना सब कुछ कैसे जानते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ अवशेष मिले हैं, किन चीज़ों के? उनके टूल्स के, जो स्टोन के बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं, हड्डियों के बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका ज़रूरत क्या था? अब अगर वो उन लोग को हंटिंग करना है तो हंटिंग के लिए टूल्स का तो ज़रूरत पड़ेगा ना। उनके हाथ में, उनके शरीर में इतना ताकत तो नहीं कि वो लोग किसी बड़े जानवर का कत्ल कर सके। इसीलिए उनको जो है
ऐसे सब टूल्स का ज़रूरत है बनाने का। तो उनके टूल्स को देख कर के हम जाने हैं कि हमारे पूर्वज जो है, वो लोग टूल का इस्तेमाल करते थे फॉर हंटिंग। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। कुछ-कुछ जो टूल्स है, वो लोग अलग-अलग कामों के लिए है। जैसे कुछ जो है कपड़े सीने के लिए एनिमल स्किन से कपड़े सीते थे, मतलब कि एनिमल स्किन को यूज़ करके। जैसे महादेव जो है, महादेव टाइगर का छाल इस्तेमाल करते थे और उसको कपड़े की तरह इस्तेमाल करते थे। वैसे ही जो हंटर गैदरर्स थे, वो लोग स्टिच करने के लिए टूल्स बनाते थे। जैसे निडल है, वैसे ही वो लोग भी बनाते थे। फिर वुड्स आर यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। लकड़ी का इस्तेमाल करते थे हट और टूल बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है ऑलरेडी। ये जो है पहला वाला ग्राउंड को डिग करने के लिए और दूसरा वाला जो है वो कपड़ा बिनने के लिए। ठीक है, अगला है कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। तो कैसा जगह वो लोग ढूंढते थे रहने के लिए। Looking at map 2 below, all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers that lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as river and lakes. ये पता करने के लिए कि वो लोग रिवर लेक्स के पास रहते हैं कि नहीं, तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग को ये जो रेड कलर का, जैसे भीमबेटका जो है वो एमपी में पड़ता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे केव्स मिलेंगे जहाँ पे लोग हंटर गैदर्स पाए जाते हैं प्लेस्टियोसिन पीरियड के, पेलियोलिथिक पीरियड के, मेसोलिथिक पीरियड के, इवन नियोलिथिक पीरियड के भी बहुत सारे अवशेष पाए जाते हैं। तो ये भीमबेटका हो गया या फिर कर्नूल केव्स हो गया, ये सब ये जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे हुंसकी जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है भीमबेटका के पास जो है नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर फ्लो करता है। तो इधर पे हमारे ये जैसे दिया हुआ है अभी, ये पेलियोलिथिक साइट्स है। पेलियोलिथिक माने क्या, वो जो सबसे पुराने इंसान हुआ करते थे, करीबन 30 लाख साल से लेकर के 10,000 साल तक पेलियोलिथिक साइट्स उसमें आते हैं। ठीक है ना। फिर अर्ली विलेज और कुछ कुछ है, ये सब नाम याद रखना। हुंसकी हो गया, कर्नूल केव्स हो गया, भीमबेटका हो गया। भीमबेटका तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Stone tools were important. People tried to find places where good quality stone was easily available. तो अभी जो है भीमबेटका में जैसे आपको क्या क्या पाया जाता है, भीमबेटका में जो केव्स है ना, उसमें जो है अलग अलग लैंग्वेजेस है लिखे हुए। उसमें जो है अलग अलग ड्राइंग्स बने हुए हैं, कभी काऊ के, तो कभी कुछ के, कभी आदमियों के, औरत के, बहुत सारे ड्राइंग्स बने हुए हैं। तो इसके लिए भी क्या पड़ता था, इसके लिए भी टूल्स का जरूरत पड़ता था। वो आज तक कैसे इतने साल होने के बावजूद वो कैसे टिके हुए हैं, तो वो क्वार्टजाइट जो मटेरियल था, क्वार्टजाइट मटेरियल से वो लोग जो टूल्स बनाते थे, वो लोग उसी से पेंटिंग करते थे। हाँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। देयर इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल चोज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। वो लोग केव्स को इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो लोग शेल्टर प्रोवाइड करते थे फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। और ये जो दिस रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, क्योंकि भीमबेटका जो है वो नर्मदा वैली के पास है, तो उनको पानी का भी इंतजाम हो गया, उनको घर का भी इंतजाम हो गया, और क्योंकि वहाँ पे क्वार्टजाइट मटेरियल है तो वो लोग उससे ड्राइंग भी बना लिया। ठीक है। सारे लोग अपना, इंसान जो है काफ़ी सेल्फिश होता है, तो वो चाहता है कि वो अपना अवशेष, अपना एग्जिस्टेंस जो है वो बता करके जाए कहीं पे भी। ठीक है। तो ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में जो भी ये सब है, वहाँ पे अलग अलग रॉक पेंटिंग्स है। ये जैसे द पेंटिंग्स फ्रॉम द रॉक शेल्टर, ये कि आदमी जो है वो जानवर को पकड़ने का कोशिश कर रहा है। ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये है भीमबेटका, शायद कमाल का है ये। गेट टू नो और लॉट। Sites are places where the remains of things were found. Site वो जगह को कहते हैं जहाँ पे चीज़ों के अवशेष पाए जाते हैं, चाहे वो टूल्स हो, पॉट्स हो, बिल्डिंग्स हो। अब अगर हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का घर वगैरह वहाँ पे है, हमको दिख रहा है, तो हमको मालूम है कि वो एग्जिस्ट किया होगा कभी ना कभी। फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2 एंड ट्रेसेस ऑफ एश have been found here, and they suggest that the people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things as a source of light, to roast meat and to scare away people. What do we use fire for today? अब जैसे कर्नूल केव्स के बारे में जानते हैं। कर्नूल केव्स यहाँ पे, एक सेकेंड, ये रहा कर्नूल केव्स यहाँ पे, ये आंध्रा में पड़ता है। अभी तो शायद मॉडर्न डे तेलंगाना में, पर ये कर्नूल केव्स है यहाँ पे। कर्नूल केव्स में, जस्ट अ सेकेंड, कर्नूल केव्स में अलग अलग अवशेष पाए गए। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इससे हम लोग को पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है खाना पीने का इंतज़ाम करके
और बहुत सारे अवशेष आग के भी है कि वो लोग जो है आग यूज़ करते होंगे। आग का इन्वेंशन हो चुका होगा पैलियोलिथिक पीरियड में तभी, क्योंकि वहाँ पे अवशेष पाया जाता है। क्योंकि आग उस टाइम पे वो लोग इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि लाइट हो सके, ताकि वो लोग आग लाइट के लिए, रोस्ट मीट को रोस्ट करने के लिए या फिर एनिमल्स को भगाने के लिए। आज हम लोग क्यों आग इस्तेमाल करते हैं? सोचो ज़रा, सोचो ज़रा सोचो, क्यों इस्तेमाल करते हैं आग? आज आग इस्तेमाल करने का बहुत सारा कारण है। खाना बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है, अवशेष जलाने में बहुत सारा काम आता है, फर्नेसेस में, ब्लास्ट फर्नेसेस में बहुत जगह पे बहुत सारे काम आते हैं आग के। Because fire is the greatest invention, although it was already present there, but still, fire was the greatest invention by our ancestors. Names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. और सबसे जो अर्लीस्ट पीरियड है उसको बोलते हैं पेलियोलिथिक पीरियड. दिस कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड पेलियो. पेलियो का मतलब है ओल्ड और लिथोस माने स्टोन, है कि नहीं? लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, और पेलियो का मतलब होता है ओल्ड. ये पेलियोलिथिक पीरियड जो है ये सबसे पुराना पीरियड था और ये बताता है कि यहाँ पे कुछ स्टोन टूल्स थे तब. ठीक है, स्टोन एज भी कहते हैं हम लोग. वो जो है द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल तक पेलियोलिथिक पीरियड को माना जाता है. 20 लाख से 12,000 साल तक. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक. लोअर पेलियोलिथिक जो है वो सबसे पुराना काल को बोलते हैं. उसके बाद आता है आपको मिडल एंड देन अपर पेलियोलिथिक. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स अराउंड 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है वो 99% ह्यूमन इतिहास को जानता है, क्योंकि अवशेष हम लोग को अभी तक उन्हीं के मिले हैं. पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 साल, उसको बोलते हैं मेसोलिथिक. 12,000 से लेकर के 10,000 साल पुराने तक में जो चेंजेस है, एनवायरमेंटल चेंजेस है, उसको बोलते हैं मेसोलिथिक, माने कि मिडल स्टोन. यहाँ पे स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर काफ़ी टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. पहले जो है क्या होता था कि उन लोगों को ज़्यादा कुछ आता नहीं था ना. जब मान लो कि अभी कि बड़ा सा पत्थर है, उसको तोड़ करके कुछ निकाला तो इतना अवशेष बच गया, उसका इस्तेमाल करते वो लोग टूल्स वगैरह बनाते थे. पर ये जो मेसोलिथिक पीरियड है जो 12,000 से लेकर के 10,000 साल के बीच में पड़ता है, मिडिल स्टोन एज, वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे स्टोन टूल्स पाए गए जिसको माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं. माइक्रोलिथ्स वेर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ द बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स. ठीक है, तो ऐसा कुछ है कि उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता था. नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज द नियोलिथिक पीरियड. जब ये नया पीरियड है इसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड. यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है. और अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट का. चेंजिंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जब यहाँ पे इंसान थे बहुत साल पहले, आइस एज पीरियड हुआ करता था. मतलब हर जगह केवल बर्फ ही बर्फ. फिर अर्थ का तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगा, आइस मेल्ट हुआ, समुद्र का नाम लिया, और बहुत सारे जो जानवर जंतु और जितने भी क्रिएचर्स थे, बहुत लोग एक्सटिंक्ट हुए, बहुत लोग आए. ऐसे करते करते इन्वायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से बहुत डिफरेंस क्रिएट हुआ अर्थ में. ठीक है, अब चेंजिंग इन्वायरमेंट ये टॉपिक पढ़ते हैं. ठीक है, 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले क्या था? पेलियोलिथिक पीरियड था. देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. 12,000 साल पहले बहुत ही मेजर बदलाव हुए थे क्लाइमेट में, विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशंस. जैसा मैंने अभी बताया कि धरती गर्म होते जा रही है समय से, धीरे 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 धीरे. पहले वो बहुत गर्म थी, ठंडी हुई, फिर अब वापस से गर्म हो रही है. इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स. इसकी वजह से ग्रासलैंड्स प्रोड्यूस हुए. ग्रासलैंड्स माने वो जगह जहाँ पे खेती वेती कर सकते हैं, जहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे खासी मात्रा में. ठीक है, दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर. इसके वजह से डियर, एंटेलोप, गोट, सिप, कैटल और एनिमल्स जो सर्वाइव कर सकते थे ग्रास में, वो सब का तादाद बढ़ता गया. Those who hunted these animals not followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing this animal themselves. Fishing also became important. ठीक है, अब जो है जो लोग उनको हंट करते थे वो लोग उसको फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका खाने का हैबिट क्या है, ब्रीडिंग सीजन्स कब है, और इसी के अकॉर्डिंग वो लोग अब उन लोग को खुद ही चराना चालू कर दिए थे. ठीक है, मतलब अब जो है निजीकरण होना चालू हो गया था कि ये 2 गैया मेरा है, इसको हम चराएगा, इससे दूध हम पिएगा, इसको खाएगा भी हम. ठीक है, ऐसा कुछ सीन है. बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. सबसे
अगर इन्वेंशन आग के बाद सबसे बड़ा अगर कोई इन्वेंशन हुआ है तो वो हुआ है बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मतलब खेती करना और जानवर पालन करना, जानवर चराना। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. ये एक ऐसा समय था जब कई प्रकार के अनाज, बहुत कई प्रकार के घास जैसे कि व्हीट, बार्ली, राइस उगे अलग अलग पार्ट में। हमारे भारत सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे व्हीट, राइस, बार्ली ये सब उगे, और तभी जो लोग थे वो लोग फार्मर्स में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनको अब समझ में आने लगा कि ये पकते कब है, उसको बनाते कैसे है और उसको पकाते कैसे। People जो है could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. अब जो है लोग को एनिमल को रिझाने का एक नया आइडिया मिल गया। पहले तो वो लोग मार करके खाते थे ना, अब वो लोग पप्पू बना के खाते थे, माने कि खाना रख दिए बाहर पे, एनिमल्स बाहर आया, उसको पकड़ लिया। ठीक है। The first animals to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, the people encouraged animals that they were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. Often, people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders. तो ये जो है, चाहे वो पिग हो गया या गोट हो गया, कैटल हो गया, लोग इसको बचाते थे फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, शेर वगैरह से, शेर, बाघ, चीता वगैरह से, ताकि वो लोग जानते थे कि इसको खा लेगा तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं मिलता ना हमको, गोट से दूध मिलता है, दूध इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसीलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि वाइल्ड एनिमल्स उसको मारे। तब वो लोग जो है हर्डर्स में कन्वर्ट हो गए, वो लोग जो चराते हैं, चरवाते हैं जानवर को। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? शायद वो इसलिए क्योंकि जानवर जो है, जो कुत्ता है ऐसा जानवर बहुत ही बेवकूफ़ जानवर होता है, इसलिए बहुत ही इंसान प्रिय जानवर होता है। टेम्ड का मतलब क्या होता है? टेम्ड का मतलब होता है डोमेस्टिकेट करना, क्योंकि कुत्ता काफ़ी लॉयल है इसलिए उसको डोमेस्टिकेट करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है। टेम्ड का मतलब होता है डोमेस्टिकेट। ठीक है। अब डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन ऑन द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन नाम तब दिया गया जब एक दौर चला था जहाँ पे लोग प्लांट्स उगाते थे और एनिमल्स को देखते थे, मतलब उनको चराते थे, उनको रखते थे। Plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. ऐसा नहीं है कि कोई भी जानवर को पकड़ करके डोमेस्टिकेट कर लिया, कोई भी प्लांट को पकड़ करके उगा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है। वो लोग बहुत सोच समझ करके डोमेस्टिकेट करते थे किसी भी प्लांट या एनिमल को। फॉर एग्जाम्पल, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। वो लोग ऐसा प्लांट और एनिमल चूज करते थे जिनको जल्दी बीमारी न लगती हो। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। क्यों? ज़रूरत है ना, अगर हम प्लांट्स ले रहे हैं, प्लांट उगा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उससे इतना अनाज तो उगे कि उसका घर परिवार आराम से खा सके। ठीक है। जिसको कम केयर करने का ज़रूरत पड़े, जिसका क्वालिटी अच्छा हो, जिसमें डिजीज़ कम लगता हो, है ना। ये सब क्वालिटीज़ है कि डोमेस्टिकेशन करने से पहले जिसको देखना चाहिए। अमंग्स एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। अब शेर को पकड़ करके ब्रीडिंग के लिए या फिर बुलाने के लिए, पालने के लिए रख दिए तो हम तो मर ही जाएंगे ना भाई, कभी ना कभी शेर तो अपना हाथ दिखाएगा ही। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड द हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसीलिए वो वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, वो सिर्फ उन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे जो जेंटल थे, स्वीट थे। Look at these two sets of teeth. What do you think belongs to a wild pig and which to a domesticated one? अब ये दो ठो आप दांत देखो, आप बताओ मेरे को कि कौन सा वाला जो है वो डोमेस्टिकेटेड जानवर का है या फिर कौन सा वाला जो है वो नॉन डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल का है। ये ऑब्वियस सा बात है, जो बड़ा वाला जो है वो वाइल्ड एनिमल का है, जो छोटा वाला जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है। अब बताओ, उसको पालेगा, वही खा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिकेशन एक नेचुरल और ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कि अलग अलग जगह पे हो रहा था दुनिया के। ठीक है। ये करीबन 12,000 साल पहले हुआ और
जो हम लोग डेट भी करते हैं, तो डोमेस्टिकेशन 12,000 साल पहले हुआ, वही 10,000 साल पहले खेती करना चालू किया इंसानों ने, ठीक है। और सबसे अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स थे व्हीट और बार्ली, और इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स सीप और गोट सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे। अ न्यू वे टू लाइफ। जब आप उगाना चालू कर देते हो तो आपके पास जीने का एक नया तरीका बन जाता है, एक अल्टरनेटिव मिल जाता है आपको। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो। अगर आप कभी भी किसी बीज को उगाते हो तो आपको मालूम है कि कुछ समय लगता है उसको उगने में। दिस में बी फॉर सेवरल डेज, कभी कभी ये कुछ दिन लगता है, कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ महीने भी लगते हैं, और कभी कभी तो कई साल लगते हैं। जब लोगों ने प्लांट्स उगाना चालू किया तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि वो लोग को एक जगह पे काफ़ी समय तक रहना पड़ता था। उनके प्लांट्स को, पानी को, वीडिंग को, ये सब चीज़ को देखना पड़ता था, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए टिल द ग्रेन राइपेंड, जब तक अनाज उग नहीं जाता था, उसके बाद फिर ग्रेन को बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता था। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग। आपके पास प्रॉब्लम होगा ना, आपके पास अलग अलग समस्याएं होंगी, तो आपके पास समाधान भी होगा, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो, समस्याएं तो निश्चित है, आना ही है। जैसे आपने अगर खेती चालू करा तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सीड उठाओ, उसको जमीन में गाड़ो और वो अपने आप के तैयार, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसका आपको केयर करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, हर्डर्स जो हर्ड होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे दूर रखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। जब उग गया अनाज, तब भी ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओगे, आराम से खा लोगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बार में अनाज बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, कुछ आपको स्टोर करके भी रखना पड़ता है, ठीक है। वहां से सोच आया कि अपने को बहुत सारा काम है। दैट्स हाउ द सिविलाइजेशन डेवलप्ड, दैट्स हाउ द सिविलाइजेशन डेवलप्स। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? क्या आपको लगता है कि हंटर गैदरर्स कभी पॉट बनाए होंगे या कभी यूज किए होंगे? मेरी मानो तो हाँ बोलना, क्योंकि हाँ, बनाया था उन्होंने, पॉट्स वगैरह सब बनाया था। रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, क्योंकि नेचुरली इट्स अ ब्रीडिंग प्रोसेस, दे हैव सेक्स एंड दे प्रोड्यूस प्रोजेनिस। बिसाइड, if they are looked at carefully, they provide milk. अब एनिमल से क्या क्या मिलता है ये सब आपको मालूम है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? अब आप बताओ, फूड के अलावा एनिमल से क्या मिल सकता है? आप ही बताना, मुझे नहीं बताना, ठीक है ना। फाइंड आउट द बेस्ट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। टर्न ऑन मैप 2। मैप 2 में टर्न करके आपको क्या मिल रहा है भाई साहब? यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ईच मार्क्स द साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स, ठीक है। तो मैप 2 में हम लोग अभी एक बारी वापस जाएंगे और देखेंगे कि मैप 2 में क्या यहाँ पे होगा। अर्ली विलेजेस, ये है, ये है इनाम गाँव। यहाँ पे विलेजेस हुए, विलेजेस मतलब क्या? विलेजेस का मतलब है कि वो लोग एक स्थायी जगह पे रहे हैं, तभी तो उन्होंने डेवलप किया है चीज़ों को ना। ईमान गाँव एक जगह है। हुँ? और भी बहुत सारा नियोलिथिक साइट्स, ये पैनपुली है, ये सब, ये बुरजा होम, मेहरगढ़, दाऊजाली हादिंग, चिरान, ये सब जगहों पे आपको जगह पाए जाएंगे, घर पाए जाएंगे हमारे एंसेस्टर्स के। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals' bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. ये जानने के लिए कि जितने सारे सेटलमेंट्स है जो कश्मीर में या साउथ इंडिया में है, वो सारे सेटलमेंट्स में फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे, ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने प्लांट और एनिमल बोन्स के अवशेष के साथ साथ उनको जले हुए ग्रेन भी मिले, जो दर्शाते हैं कि वो लोग हंटर्स गैदरर्स के साथ साथ प्रोड्यूसर्स भी थे, ठीक है। और टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, ऐसे करते करते जब अब खाना आ गया, सेटलमेंट हो गया, घर मिल गया, पशुपालन के लिए बकरी वकरी सब मिल ही गया, तो फिर अब क्या आवश्यकता? नाउ मॉडर्नाइजेशन स्टेट बेगिन। सब एक सेटल्ड लाइफ चाहिए अपने को। वी आर नॉट द बंजारास जो दुनिया भर घूमेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट have found traces of huts and houses. हड़प्पन में, हड़प्पा सिविलाइजेशन, they have found huts, villages, pit houses, जहाँ पे वो लोग ज़मीन को खोद करके
वो लोग नीचे जाते थे पिट हाउसेस माने कि पिट माने गड्ढा वाला घर, नीचे जाते हो ना अभी जैसे। तो मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलियोलिथिक टेल्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। नियोलिथिक का जो स्टोन टूल्स है वो अलग है पेलियोलिथिक के, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि इट हैज टेकन एजेस फॉर द एवोल्यूशन। तो ये ऑब्वियस सा बात है कि जो टूल्स है वो अलग होगा, क्योंकि उनको दिमाग आ गया है अब कि पत्थर को घिस करके जब उसको शार्पन करते हैं, जिसका एजेस का शार्पन करते हैं, तो उससे जो है फोर्स ज़्यादा लगता है। दे हैव नॉट स्टडीड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दे हैव नॉट स्टडीज आइंस्टाइन लॉज, बट दे नाउ अंडरस्टैंड that what is the effect of the shape, size or weight of the bone or the stones। ठीक है। उसके बाद पीपल जो है वो राइस पॉट्स बनाना चालू किया ताकि वो लोग खाना बना सके। अब चावल है तो चावल को रखने के लिए तो कोई जगह चाहिएगा ना, या फिर वीट है या लेंटिल्स है, दाल है, तो उन सबको रखने के लिए जगह चाहिएगा। वो लोग जो है पॉट्स बनाना चालू किए। Did things change everywhere and all at once? शायद नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह पे लोगों ने अलग अलग एक्टिविटीज चालू किए थे। मेहरगढ़ मैप 2 से हमको पता चलता है कि वहाँ पे एक फर्टाइल प्लेन था नियर द बोलान पास, which is one of the most important routes into Iran. Mehergarh was probably one of the places where sheep and goats for the first time in this area, जहाँ पे sheep और goat को रेयर किया गया था, मतलब कि उनका जो बाल है उसको छिला गया था, जहाँ पे बार्ली और व्हीट का अवशेष मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस मेहरगढ़। ठीक है। ईरान और ग्रीक सिविलाइजेशन, ये सब काफ़ी पुराने सिविलाइजेशन है, वहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ मिलता है एज एन अवशेष। At this site, many animal bones were found. Bones of wild animals such as deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. यहाँ पे बोन्स ऑफ किस किस के, सीप, गोट, ये सब फाउंड किया गया है। पिग्स और डियर के बोन्स पाए गए हैं, वो सेटलमेंट्स के आसपास पाए गए। इसका मतलब है कि वो लोग उनको जो है मतलब हर्डिंग कर रहे थे, वो लोग पाल रहे थे, डोमेस्टिकेशन कर रहे थे। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ये दिख रहा है मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ में ऐसे टाइप के हाउसेज मिले हैं, मतलब वो लोग एक्चुअली घर बना करके रह रहे थे। अवशेष मिलने से ही हम लोग जानता है बहुत कुछ। बरियल ऑफ मेहरगढ़, ये देखो, ये देखो, ये अवशेष मिला है, हड्डियाँ, ये इंसान का, ये जानवर का, ये सब। इससे पता चलता है कि वो लोग वो आए थे। Why people, when people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. ठीक है। तो जब लोग मरते हैं तो उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार जो है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनको बरी करते हैं। हमारे यहाँ जो है जलाते भी हैं। तो यहाँ पे जो अवशेष अभी मैंने दिखाया, वो अवशेष ये बताता है कि वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे एक आदमी है जो कि बरी किया गया है उसके गोट्स के साथ साथ, मतलब पशुपालन कर रहा था, तभी तो ये लोग साथ में है कि नहीं। अब ग्रासलैंड्स डेवलप्ड 12,000 साल में, यहाँ पे 12,000 साल होगा। फिर ये पूछ रहा है कि हंटर गैदरर्स चोज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज because they wanted to protect themselves from rain, heat and इतना काफ़ी है। Why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? वो इसलिए क्योंकि जो जानवर को वो लोग अपने साथ पालते थे, उन लोगों को खाना वाना खिलाते थे, एक जगह पे रखते थे। अब उनको मिल गया एक जगह पे, उनका मकसद क्या था, हंटिंग और गैदरिंग का मकसद क्या था, मूव क्यों करते थे वो लोग, क्योंकि एनिमल्स मूव कर रहे हैं। अब वो लोग क्रॉप्स उगा ही रहे हैं, क्रॉप्स खिला ही रहे हैं, तो फिर उनको मूव करने की आवश्यकता ही नहीं। मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही, तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, है कि नहीं। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became an important later? आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि मेहरगढ़ में पहले हंटर्स थे एट द स्टार्ट एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे मेहरगढ़ में सबसे पहले तो घर पाए जा रहे हैं, घर पाने के साथ साथ एनिमल्स के बोन, सीप्स और गोट्स के अवशेष पाए जा रहे हैं एक साथ। इसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ पे घर भी बना करके रखे थे और जानवर भी पाल करके रखे थे, एज इन सीप और गोट्स, क्योंकि उसी के अवशेष मिले। तो वो आप समझ पाते हैं कि पहले वो लोग हंटर्स थे, फिर बाद में वो लोग हर्डर्स बन गए। तो काफ़ी है। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो।
कमेंट भी करके बताना। चैप्टर थोड़ा-सा लंबा हो गया इसलिए थोड़ा-सा बोरिंग भी हो गया, बट नो वरीज़ अबाउट दैट। सो सी यू सून, टाटा बाय बाय। ये रहा मेहरगढ़, एक बारी देख लेना, है ना? मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है फिलहाल।